नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके आरके एकेडमी 24 चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां भी जोरों से कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है ये यूपी टेट एग्जाम 2026 से संबंधित। यहाँ आप हमने सोशल साइंस से लेकर हमने 60 प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और जो स्टूडेंट जो भाई बंधु हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो आज के सेशन में आपका विशेष स्वागत है। तो ये बच्चे, हम समझते हैं कि आप अपने उम्मीदों और अपने माँ बाप के उन सपनों को साकार करने के लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है लेके चलते हैं आपकी क्लास की ओर और पहले प्रश्न से आपका विशेष अभिनंदन है। ये रहे हमारे प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। जब अचानक सा जो विद्रोह हुआ था वो अचानक सा उसमें क्या क्या उसमें सावधानियां या उसके लिए क्या क्या स्थितियां अपनाई गई थी तो उसके विषय में पूछा है। 1857 का जो विद्रोह था वो तत्कालिक कारण क्या हुआ था। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है लगान में वृद्धि, और बी आपका है चर्बी लगे कारतूस, सी है आपका अंग्रेजी शिक्षा और डी है आपका रेल सेवा। तो हमारा जो राइट आंसर है, आप किसके साथ सभी बच्चे जा रहे हैं, सभी बंधु जा रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं कि आखिरकार आप किसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ। ठीक है, चर्बी लगे कारतूस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह था उन्होंने कहां से प्रारंभ किया था। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है चंपारण, ये चंपारण पड़ता है आपके बिहार और नेपाल के बॉर्डर में। ठीक है, बी है अहमदाबाद और सी है आपका खेड़ा और डी है दांडी। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर किसके साथ जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा जा रहा है चंपारण ए के साथ। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है तीसरा देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो पहला हमारा ऑप्शन है 1919 में, बी है 1920 में और सी है 1922 में और डी आपका है 1930 में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो किसके साथ जा रहा है, आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है तीसरे का जा रहा है किसके साथ, 1920 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था ये 1920 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर चौथा है दांडी मार्च किससे संबंधित था। दांडी मार्च किससे संबंधित था। तो हमारे जो चार विकल्प है इसको लेते चलते हैं। ठीक है, दांडी मार्च किससे संबंधित था। तो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है विदेशी वस्त्र बहिष्कार के लिए और बी है आपका नमक कानून का विरोध, सी है कर ना देना और डी आपका है स्वदेशी आंदोलन। तो हमारा जो राइट आंसर है आपका चौथे का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नमक का कानून, यानी नमक कानून का विरोध करना। क्योंकि यहाँ नमक कानून विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ये कानून बनाया जा रहा था, इसलिए भारतवासियों के द्वारा ये विरोध किया गया कि इसमें कोई ऐसा कानून नहीं पारित होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा है। पांचवें प्रश्न में क्या कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन हमारा है जवाहरलाल नेहरू,
बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बताइए इसका राइट आंसर जो है किसके साथ जा रहा है, करो या मरो। तो हमारा जो राइट आंसर है, आप किसके साथ जा रहे हैं सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है सी के साथ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, ये उनका नारा था। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा है 6। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, डी राजगुरु और सी है राजगुरु और डी आपका है लाला लाजपत राय। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक जय हिंद फौज के एक मान लीजिए कि फौज से संबंधित है और इन्होंने एक नारा दिया था कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना उन्होंने की थी, एक फौज तैयार की थी, एक मान लीजिए बटालियन तैयार किया था इन्होंने। तो उसी के माध्यम से उन्होंने एक नारा दिया था कि अगला प्रश्न है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7वां है। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है कि जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड, यानी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था कब हुआ था? तो पहला हमारा ऑप्शन है 1917 में, बी है 1918 में, सी 1919 में और डी आपका है 1920 में। तो हमारा जो राइट आंसर 7 का है वो हमारा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कितना? 1919 में। हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 8वां है। 8 में क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन था? पहला ऑप्शन हमारा है अकबर, बी है बाबर और सी आपका है हुमायूं और डी है औरंगजेब। आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप किसके साथ जा रहे हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें वीडियो को। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा बी के साथ है, क्योंकि बाबर ने मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 9। 9 में क्या कहता है कि अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? तो ए है हमारा दीन ए इलाही, बी है सुलह ए कुल और सी है आपका जजिया और डी आपका है खिलाफत। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? आप सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आप किसके साथ जा रहे हैं, बताइए। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। सुलह ए कुल के धार्मिक नीति कहलाती है इनकी, किसकी? अकबर की। किस नाम से जाना जाता है? अकबर की जो धार्मिक नीति थी सुलह ए कुल के नाम से जानी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके यूपीटेट सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिरकार इतने जो नीतियां अपनाई गई कौन सी नीति है? तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंटेक्ट रखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर हमारा है 10। प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है ए है इल्तुतमिश और बी है कुतुबुद्दीन ऐबक और सी है आपका बलबन और डी है आपका रजिया। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर 10 का हमारा किसके साथ जा रहा है? 10 का हमारा राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जा रहा है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा है कृष्णदेवराय और बी आपका है हरिहर एवं बुक्का और सी है आपका अशोक, डी है चंद्रगुप्त।
बताइए इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको जानकारी है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है, बताइए। चलिए तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है हरिहर एवं बुक्का के साथ, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो पहला हमारा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो हमारा जो राइट आंसर जो सबसे पुराना जो प्राचीन है, यानी प्राचीन मतलब पुराना वेद जो है हमारा वो ऋग्वेद है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपका ऋग्वेद है। और यहाँ पे जो इतना स्पेस हुआ है ये हमारे टाइपिंग करने टाइम में एक जगह ऐसा हुआ है, लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं है। आपको प्रश्न चाहिए और आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हमारा ऋग्वेद के साथ जरा डी ऑप्शन हमारा किसका 12 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 है। 13 प्रश्न क्या कहता है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी आपका है कालीबंगा। तो हमारा जो 13 का जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था ये बताना है। आपको अगर आता है तो जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर से बच्चे बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है, क्योंकि लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 14 में कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो पहला हमारा ऑप्शन है 14 का महावीर, बी है गौतम बुद्ध, सी है अशोक और डी है आपका नागार्जुन। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 14 का जा रहा है किसके साथ, गौतम बुद्ध के साथ। ये सबको परिचित है, इस जानकारी आपको कि बौद्ध धर्म का जिस संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। तो हमारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर हमारा 15, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, बी है पार्श्वनाथ और सी है आपका महावीर स्वामी और डी है आपका नेमिनाथ। बताइए तो हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है। आप सभी लोग किसके साथ जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपका सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। ठीक है, बताइए। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे ये बताना है। तो हमारे क्या थे, महावीर स्वामी थे। क्या थे, महावीर स्वामी थे। हमारा राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। 16 में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। 16 में क्या कहता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी अपनाया। पहला हमारा है पानीपत, बी है कलिंग, सी है तराइन और डी है आपका प्लासी का युद्ध। इन 4 युद्धों में कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने गौतम बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो हमारा जो राइट आंसर है आपका 16 का किसके साथ जा रहे हो आप लोग, सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों से जरूर शेयर कर दें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, कलिंग के साथ। किसके साथ, कलिंग के साथ जा रहा है। बी हमारा क्या है, कलिंग का जो युद्ध था उन्होंने लास्ट युद्ध किया था, इसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो बौद्ध धर्म था उसको अपना लिए थे। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 17। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यह चैलेंजफुल प्रश्न है, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। गुप्त वंश के का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन हमारा है समुद्रगुप्त, और बी है श्रीगुप्त, सी है कुमारगुप्त, और आपका डी है स्कंदगुप्त। बताइए आप लीजिए, बस छोड़ रहा हूं, आप कमेंट के माध्यम से बताइए सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। आ रहा तो बताइए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, हम है ना, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ? ए के साथ जा रहा है, समुद्रगुप्त के साथ जा रहा है। ये क्या है? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये आर्य समाज की जो स्थापना थी किसके द्वारा हुई थी? तो जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आप इसके साथ जा रहे हैं या आपका सही जो अंदाज है सही है या नहीं। देखिए कमेंट से, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए कि आप अपने क्रॉप को प्रेजेंट करेंगे तो आपको एक स्कोर पता चलेगा कि हम कितने प्रश्न सही कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या है, ठीक है। ताकि मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी आपको थोड़ी समय लेके बताता ही हूँ आपकी जानकारी के लिए, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ी अपने आप पर देखो। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपकी इच्छा क्या है, आप कहाँ तक इसको समझ पा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तुम्हारा जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो पहला हमारा जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन हमारा है स्वामी विवेकानंद, बी है राजा राम मोहन राय ने, और सी है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और आपका डी है एनी बेसेंट ने। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है बताइए, आप सभी लोग बताएं किस किस के साथ जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 का है, बताइए। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है सी के साथ, क्योंकि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश नाम की इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, लेकिन इन्होंने कुछ गलतियां भी इनकी सामने आई हैं, और जो सत्यार्थ नाम की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारी खामियां भी देखी गई हैं, तो इन्होंने लिखा था, एक बार आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 19 में क्या कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में कौन संबंधित थे? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, क्या है? सरोजनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, और सी आपका है विजय लक्ष्मी पंडित, और डी है आपका कमला नेहरू। बताइए किसके साथ आप लोग जा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तुम्हारा जो राइट आंसर है 19 का राइट आंसर जा रहा हमारा किसके साथ? बी के साथ, एनी बेसेंट है, जो थियोसॉफिकल के सोसाइटी की जो कौन थी से संबंधित थी उन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 20 में क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना जो की गई थी वो किस सन में की गई थी? तो पहला हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है क्या 1885 में, बी है 1887, सी है 1905, और डी आपका है 1919 में। बताइए राइट आंसर किसके साथ जा रहे हो? 20 का है। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। हमारा राइट आंसर ए के साथ जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ? ए के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, अब यहां से प्रश्न हमारे भूगोल से शुरू होते हैं, ठीक है। हमने
सारे पॉइंट लिए हैं जिससे आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा कहता है भूगोल का कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल कौन सा है? तो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है भारत में सबसे बड़ा राज्य वो राजस्थान है, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र, चौथा आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अगला प्रश्न हमारा 22 का। 22 में क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है? पहला ए है यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी और डी आपका है नर्मदा। 22 का क्या होगा बताइए? तो हमारी जो सबसे लंबी नदी है, अच्छा जैसे कुछ बच्चों का भ्रम है, जैसे कोई पूछता है कि गंगा का उद्गम कैसे हुआ, तो कहते हैं गंगोत्री से हुआ है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि गंगा और जो गंगा कई नदियों से मिलकर बनी है, क्योंकि गंगा उद्गम हुआ नहीं है, गंगा कई नदियों से बनी हुई है। जैसे नंदाकिनी है, मंदाकिनी है और एक और नदी है उसका नाम भूला हुआ है। तो ये कई नदियां मतलब 3 से 4 नदियां मिल करके यहाँ पे, जैसे सिंधु नदी है और एक कृष्णा नदी है, कृष्णा है ना, सॉरी नहीं विष्णु, और इन मिले सबको मिला करके लास्ट में एक गंगा नदी का एक रूप लेती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर बी के साथ जा रहा है, क्योंकि गंगा नदी सबसे लंबी नदी कहलाती है और ये सबसे तेज पानी होता है और इसका उद्गम क्या है, ये मुहाना जिसे कहते हैं वो निश्चित रूप से क्लियर नहीं है। ये कई नदियों को मिलान से एक जो गंगा नदी है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। प्रश्न नंबर हमारा 23 में क्या कहता है कि गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? अब देखिए वही प्रश्न आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे जो कहा गया गंगोत्री, अब यहाँ पे प्रश्न में तो यही माना जाता है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से जो देखा जाए तो वहां पे, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी पहाड़ से इसका उद्गम नहीं हुआ है और ये कई नदियां मिल करके इसको आगे एक गंगा का रूप देती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न के आधार पर हमें बताना ही पड़ता है और ये जानना भी जरूरी है और ये होता भी है। ठीक है, तो पहला हमारा गंगा का जो उद्गम है, तो पहला हमारा है यमुनोत्री से हुआ है, बी है गंगोत्री से हुआ है और सी आपका है केदारनाथ से और डी है बद्रीनाथ। तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें इसके हिसाब से गंगोत्री माना गया है और लोग इस बात को मानते भी हैं कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अगर इतिहास में देखेंगे तो ये कुछ और है, अगर हम नक्शे के माध्यम से अगर इसको डिकोड किया जाए तो वहां पे बात कुछ और मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या कहता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पहला हमारा है नंदा देवी, बी है K2 यानी गार्डविन या आस्टिन, ठीक है, और सी आपका है कंचनजंगा और डी है आपका धौलागिरी। बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सभी किसी के साथ जा रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? 24 का है। तो हमारा जो राइट आंसर है, तो हमारा राइट आंसर किसके जा रहा है? बी के साथ जा रहा है, क्योंकि K2 यानी गार्डविन जो ऑस्टिन है, ये सबसे क्या है, सबसे पर्वत चोटी, ये सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, K2 नाम से जानी जाती है, ये विशेष ध्यान रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 25। 25 में क्या कहता है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा गुजरात और बी है हरियाणा, सी है आपका राजस्थान और डी है आपका पंजाब। तो हमारा जो राइट आंसर है
किसके साथ जा रहा है? आप लोग किसके साथ जा रहे हैं जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, बताइए राइट आंसर किसके साथ जा रहे हैं? तुम्हारा जो राइट आंसर है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो आपके राजस्थान में है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 26 है। 26 में कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है या उपजाऊ होती है? तो हमारा जो ऑप्शन पहला है ए चावल के लिए, बी है कपास, सी है गेहूं और डी आपका है जूट। बताइए 26 का तुम्हारी जो काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयोगी होती है, उपयुक्त होती है? तुम्हारा जो राइट आंसर, क्योंकि ज्यादातर देखेंगे काली मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर ज्यादातर कपास की पैदाइश ज्यादा होती है वहीं पे आपको ज्यादा काली मिट्टी देखने को मिलती है और ये कपास के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या है? बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 27। 27 में कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पहला हमारा ऑप्शन है चेरापूंजी में, बी है शिलांग और सी है आपका मौसिनराम और डी आपका है गुवाहाटी। क्या है? डी आपका है गुवाहाटी। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा बताइए? आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आखिरकार आप किसके साथ जा रहे हैं। कैसे पता चलता है कि आप लोग कितने सीमा तक है, कितना आपने अभी तक ग्रहण किया है, क्या क्या आपकी तैयारियां कैसी हैं, अपने आप को प्रेजेंट करो। ठीक है, बताइए तुम्हारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके? मौसिन, क्या मौसिन राम के साथ जा रहा है। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 28। 28 में क्या कहता है कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार जो हमारे भारत में जो मानसून आता है वो किस दिशा से आता है और किस खाड़ी से किधर से आता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, बी है दक्षिण पश्चिम और सी है आपका पूर्व और डी है आपका डी है आपका पश्चिम। ठीक है, बताइए किसके साथ जा रहे हैं? सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है आप सही बताइए। चलिए तुम्हारा जो राइट आंसर है हमारा दक्षिण और पश्चिम दिशा से मानसून आता है, जो भारत में जो काफी पर्याप्त मात्रा में ये बारिश होती है और इसके आने का समय भी आपको समझ में आता है कि निश्चित रूप से ये जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 से 4 महीने लगभग 3 महीने लगभग इसका ये मानसून बना रहता है। ठीक है, और ये जगह जगह अपनी बारिश कर देता है, लेकिन जो बीच कुछ बारिशें होती हैं जो कभी किसी अचानक से मानसून बनना उसकी बात अलग है, लेकिन जो पर्याप्त जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम से होता है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश भारत देश में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29 है। 29 में क्या कहा गया है? 29 प्रश्न कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है ना? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो पहला हमारा है कन्याकुमारी, बी है इंदिरा पॉइंट, सी है रामेश्वरम और डी है आपका ओच। ठीक है, बताइए तुम्हारा जो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर हम किसके साथ जा रहे हैं आप सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ओके, तुम्हारा जो राइट आंसर 29 का जो ऑप्शन है हमारा है किसके साथ जा रहा है? बी के साथ, इंदिरा पॉइंट के साथ जा रहा है, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाया गया है, वहां से वो पिलर है बहुत सारा, तो उसमें आप देखे होंगे समुद्र के तटस्थ है
ठीक है, तो इसी को माना जा रहा है कि इंदिरा पॉइंट बताया जा रहा है। ठीक है, यही हमारा भारत का उच्चतम या दक्षिणतम बिंदु कहलाता है या चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा प्रश्न क्या है हमारा 30 है। प्रश्न नंबर 30 में क्या कहता है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है? सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से मिलकर बनता है? तो हमारा ए है गंगा ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा यमुना, सी है नर्मदा ताप्ती और डी आपका है गोदावरी। बताइए किसके साथ जा रहे हैं लोग? तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा इन्हीं नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा 31 है। प्रश्न नंबर 31 में कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है लगाती है? ठीक है, कितने समय में लगाती है? तो पहला हमारा है ऑप्शन हमारा ए है 12 घंटे में, बी है 24, सी है 36 घंटे और डी आपका है 48 घंटे। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका 31 का जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है, जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए क्या चीज, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा वीडियो में। ठीक है, तो जो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं और बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि आखिर प्रश्न का क्या आंसर होगा। वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से माइंड को फ्रेश करके जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 में कहता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनमें से सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो हमारा जो 32 का है पहला ऑप्शन हमारा है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा और सी है आपका भूमध्य रेखा जो भूमि के जो पृथ्वी के बीचों बीच जाती है और आपका ध्रुव वृत्त है। बताइए ध्रुव वृत्त है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? बताइए आप लोग किसके साथ जा रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण क्लास महत्वपूर्ण वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे, तो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट लगता तो जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग बताइए। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? हमारा राइट आंसर जा रहा है सी के साथ, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा है 33 में कहता है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? जो भारत का एक मानक बनाया गया है वो किस देशांतर पर आधारित है? पहला हमारा है 80 अंश और 80 डिग्री और 30 सेकंड 30 पॉइंट में पूर्व अक्षांश बताया है और बी हमारा है 22 से 82 डिग्री से आपको पूर्व बताया है और सी है आपका 19 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पूर्व है और डी आपका है 65 यानी 75 डिग्री पूर्व, ये भी यहाँ बताया है। तो जो राइट आंसर हमारा जो वास्तव में सही ऑप्शन हमारा होगा 33 का आपका, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ये आपका 82 अक्षांश जो होता है, इसका अक्षांश या अंश कहो वो आपका, और ये मिनट या सेकंड में होता है। ठीक है, ये आपका मिनट और सेकंड में 30 सेकंड पूर्व होता है। तो हमारा जो अक्षांश है ये हमारा राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? डी के साथ जा रहा है। ठीक है, डी के साथ 82 अक्षांश आपका ये अक्षांश पॉइंट है, या तो 82 अंश का डिग्री होता है या डिग्री को या अंश को। ठीक है, तो डिग्री और 30 सेकंड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा 34 है। 34 में कहता है कि ज्वार भाटा का मुख्य
कारण क्या होता है? ज्वार भाटा किसे कहते हैं ये भी होता है, और जब ज्वार भाटा आता है इसका मुख्य कारण क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, ये जरूर आपने पढ़ा होगा। ये आपके चौथी से पांचवी क्लास में जरूर पढ़ाया जाता है, और आज ये बड़ी बड़ी क्लासों में ये प्रश्न किए जाते हैं। जो हम पिछली बातों को भूल जाते हैं, हमारा जो पिछला लेवल होता है जब हम भूलते हैं तो आगे चल के हमें बहुत सारी समस्याएं होती है। इसलिए हमें जीरो से लेकर हाई लेवल तक हमारे पास सारे कुछ होने चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। हाई जीरो का मतलब ये है कि हम अगर हम एक से हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें लास्ट तक सारी चीजें हमें हमारे मन में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन हमारा है सूर्य, बी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सी है हवा, डी है आपका समुद्री धाराएं। बताइए 34 का है। जो ज्वार भाटा आता है ये किस कारण आता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है ये बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका 34 का, ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके दबाव से या जिसके खिंचाव से जो समुद्र में जो लहरों का उठना और बैठना, कहते हैं ना कि ज्वार कहते हैं समुद्र में उठी हुई लहर को हम ज्वार कहते हैं, और उसको जब उतरने को कहते हैं उसका भाटा कहते हैं। इसलिए ज्वार भाटा दोनों स्थितियां पूछी गई। इसका मुख्य कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण मतलब खिंचाव। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 35 है। 35 में क्या कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, कौन सी गैस पाई जाती है? पहला ऑप्शन हमारा है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आपका नाइट्रोजन, और डी है आपका हीलियम। बताएं हमारे वातावरण में या हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी हवा पाई जाती है या अधिकता पाई जाती है, सर्वाधिक होती है? तो हमारे ऑप्शन के साथ सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, आप सही कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर है सी के साथ जा रहा है, क्योंकि जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन आपका 71% है और 21% आपका हो जाता है ऑक्सीजन, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अन्य हवा गैसें होती हैं, हवाएं होती हैं। ठीक है, तो हमारे ये क्या स्थिति, हमारे नाइट्रोजन के साथ हमारा सही ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 36 है। 36 में कहता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत जो है वो किस परत में स्थित है? ओजोन परत का रोल क्या होता है? ओजोन परत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत सूर्य के प्रकाश जो आता है हमारे पृथ्वी पर वो सीधा नहीं आता, वो पहले ओजोन परत से टकराता है, फिर ओजोन परत उसको बहुत ही साधारण और बहुत ही कम तेज में पृथ्वी तक भेजने का कार्य करती है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ओजोन परत से बहुत सारी क्षति होती है, जो उसको भी ओजोन परत रोक लेती है। ठीक है, वो परत के कारण यहाँ बहुत ऐसे कुछ उल्का पिंड गिरते हैं, छोटे मोटे कुछ उल्का पिंड गिरते रहते हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम ओजोन परत करती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है इसके साथ 36 का जा रहा है, बी के साथ, क्योंकि समतापमंडल में क्या है, ये ओजोन परत स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हमारा समतापमंडल के साथ जा रहा है। ठीक है, मध्यमंडल, वायुमंडल और ये क्षोभ मंडल नहीं हो सकता। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है भूकंप। 37 का, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? जो भूकंप आता है उसकी गति को, उसकी तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है कि भूकंप कितने तेजी से और कितने क्षेत्रफल तक ये जाएगा? ये सारा किस मीटर के द्वारा, तो यहाँ पे बताया है, पहला ऑप्शन है थर्मामीटर के द्वारा, बी है बैरोमीटर, और सी है आपका सिस्मोग्राफी, और डी है आपका हाइड्रोमीटर से। बताइए
37 का है। तो हमारा जो भूकंप मापने का जो यंत्र कहलाता है वो होता है आपका, क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। और जो थर्मामीटर होता है ये बुखार टेम्परेचर नापने के लिए होता है। बैरोमीटर होता है ये बैरोमीटर होता है ये वायु दाब को मापन जो होता है वायु दाब का, उसको उसके माप को ये स्पष्ट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है। 38 में क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप सभी जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा हिंद महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, और सी आपका प्रशांत महासागर, और डी है आपका अंटार्कटिक महासागर। बताइए हमारा जो राइट आंसर हमारा सी के साथ जाए, क्योंकि ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 39। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा पहला हमारा है ए 6 राज्यों से, बी है 7 राज्यों से, सी है आपका 8 राज्यों से, और डी आपका 9 राज्यों से। बताइए प्रश्न नंबर 39 का क्या होगा सही ऑप्शन? तुम्हारी जो कर्क रेखा है वो क्या है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये अपने अक्षांश में ये कंटिन्यू बनी रहती है, और ये उन्हीं राज्यों को काटती हुई जाती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी के साथ जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 40 का। 40 में क्या कहता है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? किस दिशा से निकलती है और किस दिशा की ओर बहती है? तो पहला ऑप्शन हमारा है क्या है, पूर्व से पश्चिम, डी है आपका पश्चिम से पूर्व, सी है उत्तर से दक्षिण, और डी आपका है दक्षिण से उत्तर। बताइए सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा? तो हमारा जो राइट आंसर है आपका है 40 का, आप देख पा रहे हैं पूर्व से पश्चिम क्या है, नर्मदा नदी किस दिशा से बहती है, किस दिशा में जाती है? तो राइट आंसर हमारा एक के साथ जाएगा, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से क्या है पश्चिम बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर हमारा है 41। 41 में क्या कहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा जो राइट आंसर है पहला है 15 अगस्त 1947, डी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 नवंबर 1949, और डी है 2 अक्टूबर 1950। बताइए तो हमारा जो राइट आंसर जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान उसी समय लागू किया गया है। क्या है, संविधान कब लागू किया गया था उसको इस पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं, या 26 जनवरी 1950 भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। किसके? डी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न हमारा है 42। 42 में कहता है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जो शिल्पकार थे या जो रचने वाले थे, जो लिखने वाले थे, उन्हें क्या कहा जाता है, क्या नाम से जाना जाता है? तो पहला हमारा महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर, और सी है जवाहर नेहरू, और डी है आपका राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 43 है। 43 कहता है कि भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा पहला है ए 5, बी है 6, सी 7, और डी में 8 बताया है। इसमें जो मूल रूप से मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो कितने हैं? वो हमारे हैं
पहले 7 थे और एक अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए इस समय 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 44 है। 44 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पहला हमारा ऑप्शन है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली, डी है चेन्नई। तुम्हारा जो राइट आंसर होगा आपका 44 का किसके साथ जाएंगे? आप सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोग किसके साथ जा रहे हैं, बताइए। राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ स्थित है, बताएं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 45। 45 में क्या कहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 45 का देख पा रहे हो? पहला हमारा ऑप्शन है 4 वर्ष का, बी है 5 वर्ष का, सी 6 वर्ष का और डी आपका है 7 वर्ष का। बताइए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? बी के साथ, क्योंकि ये 5 वर्ष का होता है, पंचवर्षीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है। राज्यसभा सदस्य कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है 4 वर्ष का, जो सभा सदस्य होता है इसका कार्यकाल क्या होता है इसके विषय में हमें बताना है। बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है आपका 7 वर्ष। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ, क्योंकि 5 वर्षीय पंचवर्षीय, जब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो लोकसभा यानी राज्यसभा का जो सदस्य उसका भी कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 47। 47 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है जनता, बी है प्रधानमंत्री, सी है निर्वाचन मंडल और डी है आपका राज्यपाल। बताइए, 47 का है आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप किसके साथ जा रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है सी के साथ, क्योंकि निर्वाचन मंडल होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। और ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। 48 में क्या कहता है? भारत को संविधान में क्या कहा गया है? भारत को संविधान में क्या कहा गया है? पहला है राजतंत्र, बी है धर्मतंत्र, सी है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और सी है डी है आपका साम्राज्य। तो हमारा जो राइट आंसर है आपका 48 का किसके साथ जा रहा है, बताएं। 48 का किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? तो हमारा जो राइट आंसर हमारा हो जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा भारत। ठीक है, भारत का संविधान में यही कहा गया है। पहला हमारा, और ठीक है सॉरी, अगला प्रश्न हमारा है 49 का। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो कितने स्तरों की होती है? कितने स्तर होते हैं? पहला हमारा ऑप्शन 2 स्तर, बी है 3, सी है आपका 4, डी है 5। बताइए, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरों, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? 49 का। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो तीसरी होता है। क्या होता है?
त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तर का होता है। राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर 50। 50 में क्या कहता है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? पहला ऑप्शन हमारा है 42वां, बी है 44वां, सी है 52वां और डी आपका है 61वां। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन पर जोड़े गए हैं, तो हमारा किस संशोधन पे हुआ है, किससे मौलिक से जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य संशोधन किससे जोड़ा गया है? तो हमारा जो राइट आंसर है आपका 50 का कितना 42वां में हमारा संशोधन जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा क्या है 51। 51 में कहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है कौन लगाता है? पहला ऑप्शन हमारा है आरबीआई, वित्त मंत्रालय, एनएसओ, डी है आपका नीति आयोग। बताइए सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, बताइए सही ऑप्शन किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? एनएसओ। क्या है? एनएसओ। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 52 का, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन हमारा है दुग्ध उत्पादन, बी है कृषि उत्पादन और सी है आपका मत्स्य पालन और डी है उद्योग। बताइए, तुम्हारा जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा, क्योंकि कृषि उत्पादन हरित क्रांति का मूलभूत संकेत है और ये उसी से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा अगला है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 53 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ए है दुग्ध उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी कपास उत्पादन और डी आपका हो जाएगा चावल उत्पादन। तो हमारा क्या है, श्वेत दूध उत्पादन से संबंधित है ये, और आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 54। 54 में कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ए एसबीआई, बी है एनए बीएआरडी, सी है आपका आरबीआई, सी है आपका पीएनबी। बताइए राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएं, अपने आप को प्रेजेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो जरूर शेयर करके लाइक करके कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर हमारा है किसका है? 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हमारा हो जाएगा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक हमारा क्या है? ये भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 55 का। 55 में पूछा है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी है जनरल सेल्स टैक्स और सी है आपका ग्लोबल सर्विस टैक्स और डी आपका हो जाएगा गुड्स सप्लाई टैक्स। तुम्हारा जो राइट आंसर हमारा है किसके साथ जा रहा है? 55 का हमारा राइट आंसर जा रहा है इसके साथ, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम से जाना जाता, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए के साथ जा रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा है कि मुद्रास्फीति
का अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है या मतलब क्या होता है? तो पहला है ऑप्शन हमारा कीमतों में गिरावट, बी है कीमतों में वृद्धि, सी है उत्पादन में वृद्धि और डी है आपका आय में वृद्धि। बताइए राइट आंसर आप किसके साथ जा रहे हैं, बताएं। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? कीमतों में वृद्धि होना, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। ये क्या है? ये मुद्रास्फीति एक अरबी भाषा हिंदी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है बैंक जमा पर मिलने वाली राशि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? लाभांश कहलाती है, ब्याज कहलाता है, किराया कहलाता है या बोनस कहलाता है? बताइए। बैंक के द्वारा जो भी धनराशि यानी ब्याज मिलती है या जमा राशि कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं? बैंक पर जमा मिलने वाली राशि क्या कहलाती है? जमा पर जो जमा की जाती है राशि फिर वो मिलती है हमें तो क्या कहलाती है? ब्याज, लाभांश, किराया, बोनस? बताइए। तुम्हारा जो मूलधन होता है उसमें से जो कुछ ब्याज मिलती है, ब्याज दर होती है, वो राशि जो मिलती है वो हमारे लिए क्या होता है? ब्याज कहलाता है। क्या है? ब्याज कहलाता है। राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। 58 में क्या कहा है? मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी? यानी कब शुरू हुई? जो मनरेगा था वो मनरेगा योजना कब से शुरू है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है 2004, बी है 2005, सी है 2006, डी है आपका 2007। बताइए सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है? तुम्हारा जो राइट आंसर है 58 का जा रहा आपका सी के साथ। 2006 से मनरेगा योजना लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 59। 59 में क्या कहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना जो थी भारत में कब से शुरू हुई है? तो पहला ऑप्शन हमारा है ए 1947, बी है 1950, सी है 1951 और डी है आपका 1956। बताइए कब से लागू हुआ है? ये भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कब लागू की गए थे? तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है कितना? 1951 के साथ, सी के साथ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है। इस लास्ट प्रश्न का आंसर आपको सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष जो कर होता है उसका उदाहरण पूछा है। क्या होता है? जीएसटी होता है, सीमा शुल्क होता है, आय कर होता है, डी है आपका उत्पाद शुल्क होता है। आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने यार दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।